नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे राजधानी में एसिड अटैक। राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर निकल कर के सामने आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामला एसिड अटैक का है। दरअसल चौक इलाके में बुधवार सुबह एक छात्रा पर शोहदों ने एसिड फेंक दिया। उसको बचाने की फेर में उसका मौसेरा भाई भी चपेट में आ गया। दोनों झुलस गए और इसी के साथ ही दोनों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं बुधवार की देर रात एसिड अटैक करने वाला युवक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। वारदात लखनऊ के गुलाला घाट की हुई है। आरोपी का असली नाम अभिषेक वर्मा बताया जा रहा है। वह लखीमपुर का रहने वाला है। व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी की 22 वर्षीय बेटी बुधवार सुबह 8 बजे लोहिया पार्क के पास मौसेरे भाई के साथ खड़ी थी और इसी दौरान शोहदे ने उसके पास पहुंचकर कुछ बातचीत की और वहां से चला गया। तो बात कर रहे हैं एसिड अटैक की। सोहेदे की बात कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रा पर उसने हमला कर दिया, इसके बाद अचानक वापस लौटकर उस पर एसिड फेंक दिया। जैसे ही तेजाब फेंका, उसका भाई आगे आ गया, जिससे उस पर भी एसिड पड़ गया। डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने बताया है कि दोनों काफी दहशत में हैं। इलाज जारी है और स्थिति सामान्य होने पर उनसे बातचीत भी की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। देर रात मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम तेजाब की बिक्री पर रोक लगाकर रखी हुई है। 2013 में ही फैसला सुनाया था और एक कानून भी पास किया था। लेकिन और इस कानून की अगर बात करें तो 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को यानी कि नाबालिगों को तेजाब की बिक्री की सख्त मनाही है। और तो और तेजाब बेचते वक्त दुकानदार के लिए हर खरीदार का नाम, पता और पहचान पत्र हासिल करना भी बेहद जरूरी है। ऊपर से एसिड अटैक के बढ़ते मामलों और इसके जो अंजाम को देखते हुए ऐसा करने वाले गुनहगारों को कम से कम 10 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास यानी कि ताउम्र कैद की सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। जुर्माना भी है। लेकिन फिर भी ऐसी वारदातें मानो तमाम नियम कानूनों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस लड़की पर तेजाब से हमला क्यों किया गया? क्या कोई लड़का इस लड़की को परेशान करता था, उसे छेड़ता था या उसका पीछा करता था? हालांकि सवाल है कि क्या लड़की ने अपने घर वालों को कभी ऐसी कोई बात बताई थी या नहीं बताई थी? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या बगैर किसी रंजिश के भी कोई एसिड अटैक कर सकता है? बड़े सवाल हैं, तमाम सवाल हैं। हालांकि गुनहगारों को कम से कम 10 साल से लेकर के ज्यादा का जो आजीवन कारावास है दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बात सिर्फ प्रावधान की हो रही है, लेकिन जो डर खौफ की अगर बात कर ले तो शोहदों में नजर नहीं आता। आरोपियों में किसी भी तरह का कोई भी डर खौफ नहीं है। बावजूद इसके खुले में तेजाब बिकना भी एक बड़ी बात हो जाती है कि आखिर इस आरोपी के पास, जो आरोपी युवक था, इसके पास एसिड आया तो कहां से आया? अगर किसी दुकान से लिया है तो फुटकर में एसिड किस मानक के तहत दिया गया? क्या लाइसेंस था? तमाम बड़े सवाल हैं कि उठते नजर आ रहे हैं। अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कल की जो कि आपको दिखा रहे हैं। एक छात्रा जो कि खड़ी थी अपने मौसेरे भाई के साथ और नीट काउंसलिंग को लेकर के वो वापस आ रही थी और इसी दौरान वो दोनों खड़े थे। एक जो युवक होता है वो वहां से गुजरता है, फिर वापस आता है और इसी दौरान एसिड अटैक कर देता है। जैसे ही एसिड अटैक करता है, वहां खड़ा जो मौसेरा भाई है बीच में आ जाता है। तो दोनों इसमें गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। दोनों ही इसके प्रभाव में, दोनों ही इसके असर में आ जाते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो खुले में एसिड बेचा गया, इसके साथ ही साथ लाइसेंस
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले से ही इसके एक मानक तय कर दिए गए हैं कि इन मानकों के मुताबिक ही अगर एसिड दिया जा रहा है तो जो मानक तय किए गए हैं वो मानक पूरे होने चाहिए। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चित्र दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, ये मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है प्रशासन को। कानून की किसी भी तरह से डर का माहौल नहीं है, धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं सोहेदे। सख्त कानून, कड़ी सजा पर भी पूरी तरह से छपाक नजर आ रही है कानून व्यवस्था। इसके साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा सकता है इस तस्वीर के माध्यम से कि छात्रा पर एक शोहदा एसिड अटैक करता है, इस दौरान मौसेरा भाई बीच में आ जाता है, वो भी इसकी चपेट में आ जाता है और जैसे ही एसिड फेंकता है, फेंक करके आरोपी वहां से फरार हो जाता है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सवाल है कि आखिर एसिड अटैक को लेकर के कानून तो बनाया गया है, लेकिन अभी भी अंकुश लगा पाना क्यों मुश्किल है। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। जयप्रकाश सिंह पूर्व आईपीएस हैं, शिवा शर्मा संवाददाता राजधानी लखनऊ से हैं। शिवा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बड़ा मामला है एसिड अटैक का और एक बार फिर से उजागर होती तस्वीरें देखी जा सकती हैं राजधानी लखनऊ से। अभी तक की अपडेट क्या है आपके पास और हालत कैसी है दोनों लोगों की? देखिए वंदना, अभी तो दोनों लोगों का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज स्थित जो प्लास्टिक सर्जरी का विभाग है, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के द्वारा जो कल रात में बुलेटिन जारी किया गया है उसमें यही बताया गया कि जो छात्रा जो झुलसी है वो 10% झुलती है, जिसके दोनों चेहरों की तरफ और बाएं की तरफ झुलसने के निशान मिले हैं। और जो उसका भाई है हर्ष तिवारी, उसका पीठ का जो हिस्सा है और हाथ का जो हिस्सा है वो फिलहाल झुलसा हुआ है। दोनों ही फिलहाल स्टेबल हैं, डॉक्टर की निगरानी में है। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखनऊ पुलिस कमिश्नर के ऊपर इतना ज्यादा दबाव था एसिड अटैक की घटना को लेकर के कि कल देर रात लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अभिषेक वर्मा, जो एसिड अटैकर है, जो इस पूरी घटना का मेन कल्प्रिट है, अक्यूज्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल ये प्राइमा फेसी निकल करके आई है कि जो छात्रा थी वो उसी लड़के से काफी दिनों से परेशान थी और आए दिन वो लड़का उसको मोबाइल फोन के जरिए उसको ना जाने कितनी बार कॉल करता था, उसको परेशान करता था, उससे बातचीत करना चाहता था। लेकिन छात्रा का उसने विरोध किया और उसके कई नंबर जो थे वो ब्लैकलिस्ट करके उसे इग्नोर किया। लेकिन कल सुबह जब वो अपने भाई से लखनऊ के चौक स्थित अपने घर से ई रिक्शा के जरिए निकली और चौक कोतवाली के पास वो चौक स्टेडियम जो है वो वहां पर पहुंची और उसका जो भाई था वो मड़ियाओं से मोटरसाइकिल से वहां पर पहुंचा और दोनों के बीच में बात ही हो रही थी और उतने में वही शख्स अचानक से आता है और दोनों के बीच में बात विवाद होता है, थोड़ी कहासुनी होती है। और जब उसका भाई इस बात का विरोध करता है तो उसके भाई से भी कहासुनी होती है और जैसे ही वो वहां से चला जाता है और तकरीबन 1.5 मिनट बाद वो वापस पलट करके आता है और अपने बैग से एसिड निकालता है और उस छात्रा के मुंह पर छिड़क देता है। इस दौरान उसके भाई ने बचाने की कोशिश की उस छात्रा को, लेकिन एसिड का तकरीबन 15% से ज्यादा का जो लिक्विड था वो उसके चेहरे पर, उसके हाथ में पड़ गया और उसके भाई की पीठ में पड़ गया। तो दोनों ही लोग एसिड अटैक के विक्टिम हैं और फिलहाल उनका लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है कि ये जो एसिड अटैक हुआ है, ये एसिड आया कहां से? क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी आपको मिली? देखिए, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वंदना। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी साफ तौर से वंदना कह रहे हैं कि हम उसको जांच में अपनी लाएंगे कि आखिरकार जो इसके पास एसिड आया था वो कहां से आया था, किसकी मदद से आया था। और चूंकि जब कल रात में मुठभेड़ हुई है तो डीसीपी वेस्ट जो दुर्गेश कुमार हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि हमारे जो एनकाउंटर हुआ है उसके दौरान इसके पास से 2 खाली एसिड की बोतलें बरामद हुई हैं, एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है और जो बाइक है जो लखीमपुर के जिले के नंबर पर रजिस्टर है वो बरामद हुई है। तो 2 खाली बोतल एसिड की उसके पास से मिलना तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बन जाता है कि आखिरकार इतनी मात्रा पे एसिड उसको मिला कहां से। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जरूर वंदना उस मामले में जो अन्य अभियुक्त हैं उस मामले में जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि नया कानून सख्त भी है और इसको लेकर के पुलिस अधिकारी भी सजग है कि जिसने इस पूरी घटना को क्रम बाय क्रम अंजाम दिया है,
भले ही उसने ऐसे अकेले एसिड अटैक किया हो, लेकिन एसिड की उपलब्धता जहां से होगी उन लोगों को आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि एसिड एक ऐसी चीज है जो प्रतिबंध है बिक्री के लिए, वो किसी को दिया नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर किसी ने उसकी हेल्प की है, उसकी मदद की है एसिड देने में, तो उसको भी इस पूरे मामले में दोषी पा करके अभियुक्त बनाया जाएगा पूरे केस में। बिल्कुल शिवा, तमाम सवाल उठते तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्या पुरानी रंजिश थी, किसी बात को लेकर के दोनों में अनबन हुई थी, क्या पहले से ही जानते थे दोनों? क्योंकि एक लड़की जो कि अपने भाई के साथ जा रही थी, उस दौरान एक तरह से घात लगाए या एक नजर बनाए हुए था वो लड़का लड़की पर कि कब ये खाली हो, कब इस पर अटैक कर दिया जाए। वो उसका जो भाई था वो बीच में आ गया, जिससे कि दोनों ही घायल हो गए एसिड से। शिवा, बिल्कुल वंदना, ये कहा जाएगा कि खुशकिस्मती थी उस छात्रा की जो पूरा एसिड था वो उसके चेहरे और उसके बदन पे नहीं पड़ा, वरना नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। ऐसे में उसका भाई जो है वो ये कहा जाएगा कि उसके लिए फरिश्ता बन करके आया था जो उसके साथ मौजूद था, और उसने तकरीबन उसको 90% बचाया उस एसिड से, और उसका जो घाव था एसिड का वो अपने सिर पर लिया है। फिलहाल जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ये हमने भी सवेरे डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार और एसीपी चौक राजकुमार सिंह से इस बात को पूछने का प्रयास किया कि आखिरकार इस संपर्क में छात्रा के ये लड़का आया कैसे था, उसको उसका नंबर कहां से मिला और आखिरकार कितने दिनों से वो परेशान कर रहा था। तो उनका कहना है कि अभी देर रात चूंकि मुठभेड़ हुई है, उसको हिरासत में लिया गया है, उसको अस्पताल में रखा गया है। जैसे ही वो ठीक होगा तो मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस के अधिकारी उसका बयान दर्ज करेंगे कि आखिरकार वो छात्रा के पीछे कब से कैसे पड़ा था, उसको नंबर कहां से प्राप्त हुआ था। अगर इस मामले में अगर उसको नंबर ये जांच में निकल के आएगा कि उसको किसी उसके दोस्त ने या उसके किसी परिचित ने दिया था, तो वो भी इस पूरे मामले में अक्यूज्ड होगा। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा कहना वंदना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में जो कल्प्रिट्स जो अक्यूज्ड है वो आखिरकार कौन कौन बनाए जाएंगे, लेकिन मेन जो अक्यूज था इस पूरे प्रकरण में वो कल देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अभिषेक वर्मा है। बिल्कुल शिवा, लौटेंगे आपके पास। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरह से देखा गया कि राजधानी में एक बार फिर से एसिड वारदात हुई है और खुलेआम एसिड डालता नजर आ रहा था सोएदा, और किसी तरह का कोई डर नहीं दिखा, कोई किसी तरह का कोई भय नहीं है, कानून का डर नहीं है, और इसी के साथ ही सजा का भी डर नजर नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की तस्वीर निकलकर राजधानी से सामने आई कि कुछ भी हो जाए, कानून बन जाए, जुर्माना लग जाए, सजा हो जाए, लेकिन करेंगे तो वो अपनी मन की करेंगे, कितने भी कानून बना डालो। इसे 24 घंटे के अंदर ही वर्कआउट करके अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक प्रश्न जो अभी आपके संवाददाता भी उठा रहे और आप कह रही थी कि बिना रोक टोक के एसिड मिल जाना, ये बड़ी बात। ये इस घटना में सबसे बड़ी बात यही है कि उस लड़के को एसिड मिला कहां से। एसिड का जो लोग एसिड बेचते हैं उनको बकायदा लाइसेंस होता है, और वो बिना फोटो आई कार्ड देखे उनको बेचने का कोई प्राविधान नहीं है। और ऐसा फोटो आई कार्ड उनके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा इशू हो। ऐसा नहीं कि कोई भी फोटो आई कार्ड वो दिखा करके एसिड खरीद सकता है। वो गवर्नमेंट द्वारा जारी फोटो आई कार्ड दिखाएगा तभी उसको एसिड बेचा जा सकता है, और साथ साथ वो रीजन भी बताएगा कि उसको किस लिए एसिड चाहिए। और इस बात का जो दुकानदार है वो एक रजिस्टर रखेगा जिसमें इस सारी बातों की एंट्री करेगा, उसकी फोटोकॉपी लेगा उसके फोटो आई कार्ड की, उसका रीजन लिखेगा कि किस कारण से इसको एसिड खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और हर 15 दिन में वो अपने एसिड का स्टॉक और वो रजिस्टर जिसको उसने बिक्री किया है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाके दिखाएगा, जिसकी चेकिंग होगी। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस लड़के को जो अपराधी है उसको कहां से एसिड मिला, किसने खरीदा, कहां से लिया गया। जब तक उन लोगों को इस क्राइम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तब तक इस तरह की वारदात रोकने में पुलिस को थोड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है पुलिस वाले इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे कि ये कहां से खरीदा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है।
बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि आखिर कब इन जो सोहदे हैं इन पर कब प्रतिबंध लगेगा, कब रोक लगेगी और इन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जिस तरह के मसले सामने आए 2013 में भी कानून बना और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, बिना कुछ सोचे समझे आजीवन कारावास तक की बता दिया गया, जुर्माना तक की बताया गया और एक मानक तय किए गए थे कि इन मानकों के तहत अगर कोई एसिड लेता है तो ये मानक पूरे होने चाहिए। बावजूद इसके खुले में एसिड बेचना, जो बेचने वाला है दुकानदार, वो उसके पास कहां से आया और क्या पहले भी वो फुटकर में बेचता था एसिड, तमाम बड़े सवाल उठते हैं। जयप्रकाश जी, बात की तहकीकात पुलिस वाले जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सारे के सारे लोग प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, वो जरूर इस बात को देखेंगे कि इसको एसिड कहां से मिला और उन लोगों को जिम्मेदारी उनकी भी ठहराई जाएगी। यदि इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या क्राइम को प्रोसीड करने की दिशा में उनने कोई ऐसा काम किया है तो उन लोगों को भी मुलजिम बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात कि आप रुकने की कह रही हैं, ये बहुत सख्त कानून आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आपने हवाला किया। ये आदेश 2014 का है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसके बिक्री पर डिटेल्ड ऑर्डर निकला हुआ है कि क्या क्या मानक होंगे, जो विक्रेता है उसे क्या क्या चीजें पालन करनी होंगी। और उस समय भी आईपीसी में अमेंडमेंट करके सजा गंभीर भारी सजा का प्रावधान किया गया था। अभी जो लागू हुई है भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी सजा का प्रावधान 10 साल आजीवन कारावास तक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी केस वर्कआउट हुआ और इसको स्पीडी ट्रायल करके यदि हम इसे 2-3 महीने में सजा दिला लेंगे तो ये समाज पर एक बहुत डिटरेंट इफेक्ट पड़ेगा और बहुत दूर तक इसका असर जाएगा कि जो ऐसी घटना करेगा उसको इस तरह की सजा दिलाई जा सकती है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एसिड अटैक की घटना निकलने के बाद तमाम जो सवाल है उठते नजर आ रहे हैं कि क्या जो कोई लड़का इस लड़की को परेशान करता था या ये लड़की पहले से ही लड़के को जानती थी, क्या परिजनों को इस बात की जानकारी थी? देखिए वंदना, कल जब हमने मेडिकल कॉलेज पहुंच करके उनके चाचा से, उनके पिता से बात करने की कोशिश की थी तो उनका कहना था कि अगर पहले ही इस बात की जानकारी होती तो पहले ही उसे रोक लिया जाता, लेकिन छात्रा ने अपने माता पिता को, उनकी 2 अन्य बहनें भी हैं, उनको इस तरीके कोई जानकारी नहीं दी थी कि लड़का उनको फ़ोन पर कोई परेशान करता है। चूंकि छात्रा के लिए एक बहुत छोटी सी बात थी कि अगर आज के ज़माने में अगर कोई नंबर किसी को मिल भी जाता है तो ईजिली अगर वो उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। और इसी बात का जो अंदेशा था वो माता पिता का कहना है कि उनको आज हुआ जब वो घटना हुई है। तो छात्रा ने इस तरीके की बातें अपने माता पिता को, अपने चाचा को शेयर की थी और उन्होंने बताया कि घटना रुक सकती थी। और चूंकि छात्रा ने कुछ अपने माता पिता को, किसी भी बहनों को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वो आज हो गई। तो एक जरूर ख्याल होता है ऐसे समाज के अंदर अगर हम जी रहे हैं कि अगर कोई भी छोटी छोटी चीजें होती हैं तो जरूर बच्चों को अपने माता पिता को या गार्जियन को शेयर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पहले जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो छोटे डिस्प्यूट होते हैं, छोटी परेशानियां होती हैं, वो कुछ समय बाद एक जिंदगी में कांटा बन जाती हैं। और वही ऐसा ही इसी केस में देखने को हुआ कि जो लड़का था वो पहले परेशान करता था और जब वो उससे आजिज आ गया, जब वो उसे इग्नोर करने लगी छात्रा, तो उसके ऊपर एसिड अटैक का हमला कर दिया। तो परिजन भी इस बात को लेकर के परेशान थे कि अगर उनको पहले से पता होता तो शायद इस घटना को लेकर के वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते थे, पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, अधिकारियों के पास जा सकते थे या खुद अपना एक्शन ले सकते थे। लेकिन यही गलती शायद छात्रा की रही थी कि उसने किसी को इस बात का अंदेशा नहीं होने दिया और उसके साथ इस तरीके की घटना हुई है। शिवा, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी लड़का है उसकी उम्र क्या वो बालिग था या नाबालिग था? देखिए, अभिषेक वर्मा बालिग है और मूल रूप से लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला है। और पुलिस के द्वारा भी यही बताया गया कि लखनऊ के बख्शी का तालाब जो बीकेटी इलाका है वहां पर वो रहता है। इससे ज़्यादा वो कोई भी क्वेरी करने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना है कि अभी चूंकि सुबह हुई है, अभी वो इंटेरोगेशन का जो विषय है वो आगे बढ़ेगा, तब मीडिया से कुछ बातें शेयर कर पाएंगे। उसके संपर्क में कैसे आया, उसको नंबर कहाँ से मिला और किसके द्वारा वो उस तक छात्रा तक पहुँच नहीं जाता था और उसका माइंड सेटअप क्या है कि अगर कोई लड़की अगर इग्नोर कर रही है, अगर बात करना नहीं चाह रही है, उसको नंबर
अगर कहीं से मिल गया था तो एसिड अटैक करने का उसका उद्देश्य क्या था? क्या वो मेंटली इनसिक्योर था, या उसका जो आपराधिक इतिहास रहा होगा, या उसका जो मेंटल स्टेटस रहा होगा? यही सवाल जहन में उठ रहा था हमारे भी शिवा, यही सवाल उठ रहा था, इसी वजह से पूछा कि बालिग था या नाबालिग था। जयप्रकाश जी, जिस तरह से बालिग और नाबालिग की तो बात हो रही है, लेकिन ये सवाल अहम हो जाता है कि आखिर उस समय क्या मानसिकता रहती है जब कोई एसिड डालने वाला आरोपी ये सोच रहा हो कि बिना कुछ सोचे और समझे सिर्फ अटैक कर देता हो, तो क्या मानसिकता रही होती है? क्योंकि आपके पास तमाम ऐसे केस आते रहे और आप ऐसे केस को हमेशा से ही डील करते रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें जो अपराधी है वो एक तरफा आकर्षित रहता है, दूसरे साइड से उसे कोई इस तरह का वो नहीं रहता। और एक तरफा प्यार में जब वो सोचता है कि हम अचीव नहीं कर सकते इस तरह की कोई चीज, तभी वो इस तरह की बदले की भावना से उसे अटैक करता है। उसमें एक तरह से ये समझिए कि वो ये चाहता है कि हम सामने वाले को विद्रूपित कर दें या उसे इस स्तर का नुकसान पहुंचा दें कि जिससे वो उसको आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह की क्षति हो जाए। एक तरह से सनक कही जा सकती है। एक तरफा होता है, उसमें दूसरे साइड की न कोई गलती होती है न ही कोई ऐसी बात होती है। एक तरह से सनक कही जा सकती है कि सनक सवार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसको आप दूसरे शब्दों में सनक ही कह सकते हैं, सनक ही कह सकते हैं। इसी कारण देखिएगा कि इस केस में बेटी को कहीं कोई पता नहीं चला कि इस तरह की कोई घटना उसके साथ हो सकती है। यदि उसको रत्ती भर अंदेशा होता तो निश्चित रूप से वो अपने पेरेंट को, अपने भाई को, किसी को जरूर इस बात को आशंका जाहिर करती कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना होने वाली है। उसे रत्ती भर आशंका नहीं रही होगी। एक तरह से आप इसको मनोरोगी कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में तो जो लड़कियां होती हैं, छात्राएं होती, पढ़ने के लिए जो जाती हैं, नौकरी के लिए जो जाती हैं, उनके लिए तो एक दहशत भरी भी बात हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि कौन कब रंजिशन या किसी बात को लेकर के जो अपने मन में रख लेता हो, कब लेकर के तेजाब उस पर एसिड अटैक कर दे, उनको घायल कर दे। इस तरह से जो केस आते हैं ऐसे ना आए, इसको लेकर के किस तरह से मानसिकता को परिवर्तित करने का काम किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अपने बच्चों को, बच्चियों को थोड़ा सा इन सारी चीजों से अवेयर करने की जरूरत है। और इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट ने 1090 जो विमेन पावर लाइन की योजना थी वो बड़ी कारगर है। यदि किसी बच्ची को इस तरह की कोई बात पता चलती है या उसको आशंका होती है तो उसे 1090 पर इस तरह का कॉल कर देना चाहिए। और उस जो इस तरह का कोई कॉल आती है उसे, या कोई पीछा करता है, तो उसको तुरंत कॉल अटेंड कर ली जाती है और इस तरह की घटनाओं को बड़े आसानी से रोका जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चे बच्चियों को इतना जागरूक करना है कि यदि उसको रत्ती भर कहीं आशंका है तो हमें उनको हर हालत में सूचना शेयर करना चाहिए। सूचना शेयर करने से न डरना चाहिए, न हिचकना चाहिए, न ही कोई इसमें शर्म की बात है। उससे एक सुरक्षा कवच पैदा हो जाता है। अब तो आप देखिएगा कि 112 की गाड़ियां हर मोड़ पे आपको खड़ी मिलेंगी, हर 5 मिनट 10 मिनट पर आपको पुलिस की सहायता मिल सकती है। तो जैसे ही कोई इस तरह की बात हो, कोई सूचना हो, तो जब पुलिस को शेयर किया जाएगा तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को बहुत आसानी से सबक सिखा सकती है। और जो ऐसे बच्चे सनकी स्वभाव के हैं, इनके विषय में जानकारी होती है तो उनकी भी काउंसलिंग होगी, उनके माता पिता की भी काउंसलिंग होगी, उनके नॉलेज में लाया जाएगा कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। यदि उसके बाद भी उसकी हरकत नहीं संभलती है परिवार से, तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाइयां भी हैं, वो कार्रवाई की जाती है, जिससे इस तरह की घटनाओं को हम बड़े आसानी से रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर काउंसलिंग की जाए तो काउंसलिंग के जरिए इन केस को रोका जा सकता है। ऐसे लोगों की मानसिकता पर रोक कहीं ना कहीं लगाई जा सकती है। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार तो किया गया है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है इस समय?
देखिए अभी तो पुलिस की निगरानी में उससे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और संभावना यही है कि कल के वक्त उसे जब डॉक्टर द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो ज़रूर उससे पुलिस के अधिकारी पूछताछ करेंगे, उसको फिर जेल भेजा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई, वो छात्रा के पीछे कब से पड़ा था, उसका नंबर उसने कहाँ से हासिल किया था। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का दौर है उसकी गिरफ्तारी के बाद से लगभग आज से शुरू हो गया है और पुलिस के जो प्रोसीजर्स हैं अधिकारियों के वो उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। क्योंकि लखनऊ पुलिस ने कमिश्नर ने इस बात को सख्त कर दिया है कि जो भी इसको दोषियों को सजा सुनाई जाएगी उस पर पुलिस अधिकारी लग जाए। अभी तक पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई ऐसा वर्जन निकलकर सामने आया हो मामले को लेकर के, शिवा? देखिए वंदना, अभी तक कोई पुलिस अधिकारी जब से रात में मुठभेड़ हुई है उसके बाद से कोई भी बोलने को भी तैयार नहीं है क्योंकि पुलिस अधिकारियों की खुद की अपनी एक मीटिंग चल रही है, उस पर वो बिजी होने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी इस बात को साफ करेंगे कि आखिरकार छात्रा के पीछे वो लड़का कब से और कहां से पड़ा था और किस तरीके से वो सजा दिलाने में उसको उनका एक समाज में अहम योगदान होगा। क्योंकि नया कानून है, नए तरीके हैं, उन सबों ने भी सीखा है कि महिला और बच्चों के लिए जो नया कानून बना है उसमें किस तरीके से वो आगे लीड लेकर के उसमें कोर्ट में वो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए। क्योंकि पुराना कानून था आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का, उसमें तो सजा दिलाई जाती थी, लेकिन जो बेहतरी के लिए नया कानून बना है उसमें वो किस तरीके से अपना अहम योगदान दे, आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करें और इन्वेस्टिगेशन में वो कितना ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं उसको भी वो ध्यान में रखेंगे। और जरूर इस केस में जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी अक्यूज होगा, उसको जरूर दोषी करार के साथ उसको गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा और जरूर उन सभी को सख्त कार्रवाई के तहत उनको जेल भेजने की जो तैयारी है वो पुलिस के अधिकारी करेंगे। हालांकि ऑफिशियल वर्जन वंदना अभी बाकी है कि पुलिस के अधिकारी इसको लेकर के किस तरीके का सख्त रुख अपनाते हैं। बिल्कुल शिवा, और देखने वाली बात होगी कि आरोपी पर किस तरह से कार्रवाई होती है और इसके साथ ही साथ आरोपी का जो बैकग्राउंड है वो भी तलाशा जाएगा। क्या कुछ निकल कर आता है, किस एंगल से कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और राजधानी में एसिड अटैक की बात कर रहे थे, अब बड़े बड़े कानून बने हैं लेकिन दहशत अभी भी वही है। आरोपियों पर किसी भी तरह का कोई भी डर का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, खौफ नहीं है। बावजूद इसके खुले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खुले में तेजाब कैसे बिक रहा था, मानक को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया और दुकानदारों के पास खुल फुटकर तेजाब आया तो आया कहां से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।